अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 24 है। इस लेक्चर के अंदर हम कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। पी ग्रुप्स क्या होते हैं, काशिस थ्योरम्स फॉर एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप्स, एंड लास्ट टॉपिक हमारा होगा सीलर्स थ्योरम। तो इनके बारे में हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब ये इसका लैग्रेंज थ्योरम ये था कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर होता है और उसका इंडेक्स होता है, दोनों ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इसका कन्वर्स ये बनेगा कि इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर G का ऑर्डर n है और M इज अ डिवाइजर ऑफ n, M जो है ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, M इज द डिवाइजर ऑफ n, ठीक है। Then it is not necessary that G should have a subgroup of order M। मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर है उसके जितने डिवाइजर्स होंगे उन डिवाइजर्स के ऑर्डर वाला सब ग्रुप एग्जिस्ट करना लाजमी नहीं है। साइक्लिक ग्रुप्स के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है उसका जो डिवाइजर होते हैं, जितने भी डिवाइजर्स होते हैं, हर एक डिवाइजर के ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और यूनिक होता है। लेकिन ये अब हम जनरली बात कर रहे हैं, तो उस साइक्लिक के केस में कन्वर्स इसका दुरुस्त था, लेकिन अब यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे हैं, तो जनरली इसका कन्वर्स दुरुस्त नहीं है। एक मिसाल हम इसकी पेश कर सकते हैं कि जैसे ये अल्टरनेटिंग 4 ग्रुप है ना, डिग्री 4 होती है इसकी। अब A4 जो होता है इसका ऑर्डर कितना होता है, तो A4 का अगर आप ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो वो A4 का ऑर्डर इक्वल होगा 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 फैक्टोरियल तो S4 का ऑर्डर होता है, तो 2 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 12 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें टोटल 12 सब ग्रुप्स होते हैं। जी, अब इसमें टोटल जो है वो 12 इसके सब ग्रुप्स होते हैं, जिसमें सॉरी इसमें टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं। तो A4 में टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं और अब हमने ये प्रूफ करना है 6 इसका डिवाइजर तो है, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो S4 के अंदर ये S4 बनाने का तरीकेकार है, इसको आप देख लें कि इसके अंदर ये सारे 24 साइकिल होते हैं। S4 में से हमने वो वाले साइकिल लेने हैं जो कि इवन परमोटेशंस हो। इवन परमोटेशंस वो होती हैं जिनमें हर एक साइकिल जो होता है वो 2 ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसीलिए इसके अंदर ये 12 टोटल एलिमेंट्स आ जाते हैं। जिस साइकिल की लेंथ 3 होती है, मतलब ऑड होती है, वो भी इवन परमोटेशन होता है, क्योंकि इसको हम 2 ट्रांसपोजिशंस के प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हैं। तो ये A4 में ये टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। अब हमने ये प्रूफ करना है कि A4 का कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो 6 होता है। हम सपोज कर लेते हैं कि K जो है ये सब ग्रुप है A4 का जिसका ऑर्डर है 6। तो इसका ऑर्डर 6 होने का मतलब ये है कि अगर हम ग्रुप के ऑर्डर को, ग्रुप का ऑर्डर कितना है 12 है, अगर हम उसको डिवाइड कर देते हैं 6 के ऊपर तो ये आपके पास 2 आ जाता है। इसका मतलब इस K का जो इंडेक्स है ना वो आपके पास 2 बनेगा। और हमें ये पता है कि जिस सब ग्रुप का इंडेक्स 2 होता है वो नॉर्मल होता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक ऑर्डर 6 का सब ग्रुप लेते हैं A4 के अंदर तो फिर वो नॉर्मल होगा। एक बात तो ये हो गई कि वो नॉर्मल होगा। दूसरी बात ये है कि अगर हम कोई भी एक एलिमेंट पिक करते हैं A4 में से, तो अब A4 में से पिक करते हैं तो इसका जो स्क्वायर होगा ना वो इस नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर लाई करेगा। ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा था
कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो तो फिर किसी भी एलिमेंट का जो स्क्वायर होता है वो उसको बिलोंग करता है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि अगर x हम इस साइकिल के इक्वल ले लेते हैं तो इसका जो स्क्वायर होगा वो ये वाला साइकिल बन जाएगा। अब साइकिल्स को मल्टीप्लाई आपको करवाना आता होगा, जैसे ये साइकिल का मैंने स्क्वायर लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a1 2 और 1 2 और 3। मैंने इस चूंकि इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है x का, तो इसको अपने आप से मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो अब आप देख लें, ये 1 का इमेज 2 है और यहाँ पर दूसरे साइकिल में 2 का इमेज 3 है, तो ये 1 3 आ जाएगा। इसी तरह 3 का इमेज इसके अंदर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये आपके पास 1 3 2 ये साइकिल बनता है। तो एक्स स्क्वायर जो है ये भी एक साइकिल बना। तो अगर एक्स इसको बिलोंग करता है तो फिर उसका स्क्वायर भी के को बिलोंग करना चाहिए। अगर इसका एक दफा और हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एक्स क्यूब हम ले लेते हैं, तो वो आपके पास आइडेंटिटी परमोटेशन आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि के के अंदर एक तो आइडेंटिटी होगा, एक ये परमोटेशन होगी और एक ये परमोटेशन होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप x सपोज कर लें तो फिर ये एलिमेंट भी x को बिलोंग करेगा। अगर इसको x सपोज करते हैं तो ये एलिमेंट भी करेगा, अगर इसको सपोज करें तो ये एलिमेंट भी करेगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स ये हो गए और 3 एलिमेंट्स जो है ये वाले हैं। ये जो ऊपर आपने 3 साइकिल्स लिए हुए हैं, इनका ये प्रोडक्ट, इनका जो है ट्रांसपोजिशंस के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। तो अब ये तो टोटल 12 एलिमेंट्स हो गए, जबकि हमने के को सपोज किया था कि उसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास एक कंट्राडिक्शन आ गई कि के जो है सब ग्रुप ऑफ A4 हैविंग ऑर्डर 12। तो A4 का अपना ऑर्डर 12 है, तो इसका मतलब है ये कंसाइड कर जाएगा कि A4 के साथ। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि A4 में कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर जो है वो 6 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट आपके पास है पी ग्रुप। पी ग्रुप क्या होता है? अ ग्रुप इन विच एवरी एलिमेंट हैज ऑर्डर pm, मतलब किसी प्राइम की पावर का हो। जैसे हम यहाँ पर V4 सपोज कर लेते हैं, तो V4 के अंदर टोटल होते हैं 3 एलिमेंट्स। एक उसमें आइडेंटिटी होती है, एक उसमें A होता है, एक उसमें A स्क्वायर होता है, सॉरी एक उसमें B होता है, B, और ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, फिर उसमें A और B होता है। अब ये सारे एलिमेंट्स जो ऑर्डर 2 वाले हैं, मतलब A का अगर आप ऑर्डर लिखें तो वो 2 है, B का ऑर्डर भी 2 है, तो 2 एक प्राइम, इसको आप 2 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट्स एक प्राइम की पावर है। इसी तरह अगर आप C4 ले लेते हैं तो उसमें भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे प्लस माइनस 1 की बात कर लें आप, और प्लस माइनस आयोटा की बात कर लें। ठीक है, अब इसमें आप देखें 1 तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 होता है जिसको 2 रेज़ टू पावर 0 लिखा जा सकता है। -1 का ऑर्डर 2 होता है, और आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा और माइनस आयोटा, इनका ऑर्डर 4 होता है जिसको प्राइम की पावर लिखा जा सकता है। इसका मतलब है C4 का हर एलिमेंट जो है वो एक प्राइम की पावर है, तो ये भी एक पी ग्रुप है। S3 जो है ये पी ग्रुप नहीं है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर A का जो ऑर्डर होता है वो तो 3 होता है, लेकिन जो B होता है उसका ऑर्डर 2 होता है। ठीक है, B का ऑर्डर जो है वो 2 होता है। तो ये किसी सेम प्राइम की पावर जो है वो इनके ऑर्डर नहीं है, इसी वजह से S3 जो है ये पी ग्रुप नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ अ पी ग्रुप इज आल्सो अ पावर ऑफ प्राइम। जो ग्रुप का ऑर्डर होगा ना वो भी प्राइम की पावर की सूरत में लिखा जाएगा पी ग्रुप के अंदर। जैसे V4 का ऑर्डर एक प्राइम की पावर है, Q8 जो है ये भी एक प्राइम की पावर है, तो Q8 भी आपके पास एक पी ग्रुप है। काशियस थ्योरम फॉर एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप। सपोज कर लें कि G एक फाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और P जो है ये प्राइम डिवाइजर है G के ऑर्डर का। देन G कंटेन एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर P।
अच्छा, यहाँ पर ये उसका क्या कहते हैं, लैग्रेंज थ्योरम का एक पार्शियल कन्वर्स है, जिसको हम ये कह सकते हैं। पार्शियल कन्वर्स से मुराद मतलब एज ए होल हर ऑर्डर के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता, जुजवी तौर पर। अगर जी का ऑर्डर जो है वो डिविजिबल बाय प्राइम हो, तो कंडीशन डिवाइजर पर ये लगा दिया है कि वो प्राइम हो। तो अगर वो प्राइम होता है तो फिर उस ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हर एक डिवाइजर के लिए कन्वर्स दुरुस्त नहीं है, अगर वो प्राइम होता है तो फिर है। जैसे मिसाल हमने ली हुई है Z12 की। अब Z12 जो है, इसका एक प्राइम हमने डिवाइजर ढूंढ लिया 3, प्राइम डिवाइजर 3 ढूंढ लिया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक एलिमेंट ऐसा इसके अंदर होगा जो कि इसके ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर वो 3 होगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 3 है। इसी तरह ये तो हो गया एबिलियन ग्रुप के लिए। नेक्स्ट सेकंड थ्योरम जो है, सेकंड थ्योरम वो नॉन एबिलियन के लिए, मतलब किसी भी आर्बिट्ररी ग्रुप के लिए, कि कोई भी प्राइम डिवाइजर एग्जिस्ट करता होगा, तो उस प्राइम डिवाइजर की को ऑर्डर मानते हुए कोई एलिमेंट भी उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया Q8। अब 2 जो है ये 8 का डिवाइजर है, तो इस Q8 के अंदर एक एलिमेंट -1 ऐसा पड़ा हुआ है जिसका ये प्राइम जो है ये इसका ऑर्डर है। सीलो पी सब ग्रुप क्या होता है, जी सपोज कर लेते हैं एक ग्रुप है, और ए जो है ये सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर m। एक ऐसा सब ग्रुप आपको मिल गया जो एक प्राइम की पावर में है, जिसका ऑर्डर जो है वो प्राइम की पावर है। तो फिर हम कहेंगे कि ये सीलो पी सब ग्रुप है, लेकिन एक अलग कंडीशन ये भी है कि ये जो ग्रुप का ऑर्डर है ना, ये तो जी के ऑर्डर को डिवाइड करे, लेकिन अगर उसका जो एक्सपोनेंट है अगर हम एक इंक्रीज कर देते हैं तो फिर वो उसको डिवाइड ना करे। जैसे मिसाल हम ले लेते हैं कि D3 है। अब हमें पता है कि ये वाला जो सब ग्रुप होता है ये D3 का एक सब ग्रुप है और इसका ऑर्डर 3 होता है, इज अ 3 सीलो 3 सब ग्रुप। तो अब इसमें देखिए आप, ऑर्डर 3 है। अब 3 तो 6 को डिवाइड करता है, D3 का ऑर्डर 6 है ना, तो ये 3 इसको डिवाइड करता है। लेकिन 3 की पावर में हम एक इंक्रीज कर देते हैं तो वो 9 बन जाता है, और 9 जो है ये 6 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब है कि ये जो सब ग्रुप आपने लिया है ये सीलो सब ग्रुप है। इसी तरह D4 का हम ये सब ग्रुप ले लेते हैं, इसका ऑर्डर है 4। ये 2 सब ग्रुप है, क्योंकि इसमें प्राइम जो है ना, इसका जो ऑर्डर है वो 2 स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे प्राइम 2 है, तो इसलिए मैं इसको सीलो 2 सब ग्रुप कह रहा हूँ। अच्छा, अब इसका ऑर्डर कितना है 4। अब ये 8 को डिवाइड करता है, लेकिन अगर इसकी पावर में एक हम बढ़ा देते हैं तो वो 8 बन जाएगा, वो भी इसको डिवाइड करता है। तो ये सीलो सब ग्रुप नहीं है, ये इसका सीलो सब ग्रुप नहीं है। बिल्कुल इसी तरह क्वार्टिनियन ग्रुप्स के अंदर जितने भी इसके सब ग्रुप है, आप उनको प्रूफ कर सकते हैं कि वो तमाम के तमाम सीलो सब ग्रुप नहीं है। तो इसका मतलब है Q8 का कोई भी सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि सीलो पी सब ग्रुप हो। नेक्स्ट आपके पास सीलोस फर्स्ट थ्योरम है कि अ फाइनाइट ग्रुप whose order is divisible by prime p contains a silo p subgroup। ठीक है, अगर आपके पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है एक प्राइम उसको डिवाइड करता है, जैसे नीचे एक मिसाल हमने ली हुई है कि एक ग्रुप हमने लिया जिसका ऑर्डर है 30। अब 30 को की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 30 को यूं लिखा जा सकता है। इसका मतलब है कि 30 का डिवाइजर 2 भी है, एक प्राइम है, 3 भी एक प्राइम डिवाइजर है, 5 भी एक प्राइम डिवाइजर है। तो इसका मतलब है कि जी जो है ये कंटेन करेगा एक सीलो 2 सब ग्रुप का, और उसका ऑर्डर 2 होगा। जी कंटेन करेगा एक सीलो 3 सब ग्रुप जिसका ऑर्डर जो है वो 3 होगा। इसी तरह जी जो है वो कंटेन करेगा सीलो 5 सब ग्रुप और उसका ऑर्डर भी 5 होगा। इसी तरह एक और मिसाल हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये जी का ऑर्डर हमने लिया हुआ है 2 रेज टू पावर 3 का स्क्वायर, 4 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर 4 और 7।
अब यहाँ पर प्राइम डिवाइजर हमें मिला है 2, तो एक सिलो 2 सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर कितना ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ना 4 जो है ये भी डिवाइड कर रहा है ग्रुप के ऑर्डर को, लेकिन इसको लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर। अब जो 2 स्क्वायर है 4 है, वो तो इस जी के ऑर्डर को डिवाइड कर देगा, लेकिन जब हम इसकी पावर में 1 इंक्रीज कर देंगे तो वो 8 बन जाएगा, तो 8 भी इसको डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है जो सिलो सब ग्रुप है ना, ऑर्डर 4 वाला तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ऑर्डर 8 वाला करता है, क्योंकि मजीद हम 2 रेज़ टू पावर 3 है ना, इसमें एक ऐड कर देते हैं तो वो 16 बन जाता है, और 16 जो है ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड तो नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 8 वाला सब ग्रुप सिलो सब ग्रुप होगा। इसी तरह 3 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 होगा, और 5 सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर 625 का होगा, और 7 सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर 7 का होगा। आपके पास सिलो सेकंड थ्योरम है कि एनी टू सिलो पी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप आर कॉन्जुगेट। कोई भी दो सिलो पी सब ग्रुप्स आप ले लेते हैं तो वो कॉन्जुगेट होंगे। यहाँ पर मैंने D3 ग्रुप लिया हुआ है, और एग्जाम्पल में ये मैंने H इसका एक सब ग्रुप लिया और K भी सब ग्रुप ले लिया। अब आप देखें H का जो ऑर्डर है, H का ऑर्डर है 2, ठीक है। H के ऑर्डर को आपने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया। अब अगर आप इसकी पावर में 1 इंक्रीज कर देते हैं तो ये बन जाएगा 4, और 4 आपको पता है ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर है 6, तो 4 कैन नॉट डिवाइड 6, तो इसका मतलब है कि ये जो H है ना ये सिलो 2 सब ग्रुप है। इसी तरह K जो है ये भी सिलो 2 सब ग्रुप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपने दो सिलो 2 सब ग्रुप लिए, तो ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट होंगे। प्रूफ भी कर सकते हैं, मसलन के आपने सब ग्रुप लिया, इसको इसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड आउट किया, तो वो H के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब H और K जो है ये दोनों कॉन्जुगेट है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। अ फाइनाइट ग्रुप G हैज अ यूनिक सिलो P सब ग्रुप H if and only if H is normal in G। पीछे हमने सेकंड थ्योरम के अंदर ये बात की है कि अगर दो मुख्तलिफ सिलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं तो फिर वो दोनों आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। अगर हम ये कहते हैं ना कि यूनिक सिलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, यूनिक का मतलब है सिर्फ एक ही आपके पास सिलो P सब ग्रुप है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड थ्योरम अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो फिर और तो कोई सिलो P सब ग्रुप है नहीं, तो ये अपने आप के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, और ऐसे ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप का नाम देते हैं। तो इसका मतलब है कि सिलो P सब ग्रुप अगर यूनिक है, सिर्फ एक ही सिलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो हमेशा नॉर्मल होगा। जैसे D3 के अंदर ही हमने मिसाल ली हुई है, ये D3 है और इसका मैंने ये सब ग्रुप ले लिया है। अब आपको पता है कि ये सिलो 3 सब ग्रुप है, और इस ऑर्डर का 3 ऑर्डर का कोई और सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये आपके पास नॉर्मल सब ग्रुप है, और आपको याद होगा ये है भी नॉर्मल, ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। इसी तरह नेक्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है कि एक सिलो P सब ग्रुप जो होता है ना किसी भी फाइनाइट ग्रुप में, इज द ओनली सिलो P सब ग्रुप ऑफ इट्स नॉर्मलाइजर। अपने नॉर्मलाइजर का ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है, क्योंकि ये सिर्फ एक सिलो P सब ग्रुप होता है। इसी तरह थर्ड थ्योरम है कि H आपके पास यूनिक सिलो P सब ग्रुप है, तो फिर ये जो H है ये करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। जी, नेक्स्ट आपके पास है सिलोस थर्ड थ्योरम। The number of silos P subgroup of a finite group is congruent to 1 mod P and is a factor of order of a group। क्या मतलब है इसका? हम फर्ज कर लेते हैं कि जो NP है ना, ये नंबर ऑफ सिलो सब ग्रुप्स है, सिलो सब ग्रुप्स की तादाद है ये, तो ये जो तादाद होगी ना वो P के मॉड में 1 के कंग्रेंट होगी। मतलब आप इसको यूं लिख सकते हैं कि NP is equal to
क्योंकि आपको याद होगा ये कंग्रेंसी रिलेशन जो होता है इसमें एनपी जो है अब हमने कंग्रेंट लिया हुआ है 1 mod p के। तो यहां से आप ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन आप यहां से बना सकते हैं। अच्छा, आपने देखा कि पहला जो थ्योरम था सीलोज फर्स्ट थ्योरम, वो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ सीलो सब ग्रुप के बारे में बताता है। दूसरा जो था वो हमें दो सीलो सब ग्रुप की कॉन्जुगेशन के बारे में बताता है। और सीलो थर्ड थ्योरम जो है ये हमें क्या बताता है, ये हमें उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनकी सीलो पी सब ग्रुप की उनकी तादाद के बारे में हमें ये बताता है। एक एग्जाम्पल से ये तीनों बातें हम समझते हैं। सपोज कर लिया हमने कि क्यू ये जी हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है ये 40 है। तो आपने ये प्रूफ करना है कि जी कैन नॉट बी सिंपल। तो सिंपल ग्रुप वो होता है जिसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करता हो। तो हमने इसको प्रूफ करना है कि इसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट, अगर ये सिंपल ग्रुप वो होता है जिसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये सिंपल नहीं है। तो सिंपल नहीं का मतलब है कि इसमें एक तो सब ग्रुप एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि नॉर्मल हो। अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप इसका एग्जिस्ट कर जाता है तो फिर ये सिंपल नहीं होगा। अच्छा, अब देखिए ग्रुप का जो ऑर्डर है 40 उसको हमने लिख लिया 2 3 और इनटू 5। 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब यहां पर देखें ये 5 है इसका प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ सीलो 5 सब ग्रुप्स, ये हमने सपोज कर लिया n5 को। जो सीलो 5 सब ग्रुप्स है ना जिनका ऑर्डर कितना है 5 है, उनकी तादाद मैंने फर्ज कर लिया है कि 5 है, ये n5 है। अब यहां पर आप देखें n5 जो है अकॉर्डिंग टू थर्ड थ्योरम ऑफ सीलोस, ये जो सब ग्रुप्स की तादाद है ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगी। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो 5 है और 5 के मॉड के साथ वो उनकी तादाद जो होती है वो 1 के इक्विवेलेंट होती है। तो इसलिए हम 5 को तो नहीं लेते, तो हम कहते हैं कि ये इस 2⁻³ को डिवाइड करते हैं। अब एक इंटीजर जो 8 को डिवाइड करता है उसके लिए ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सही है, 8 के डिवाइजर्स जो है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। इसी तरह जो सेकंड पार्ट था सीलोस थर्ड थ्योरम का, उसको अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये कंग्रेंसी के अकॉर्डिंग n5 - 1 डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो 5 डिवाइड्स n5 - 1, इसका मतलब ये है अब n5 की जगह पर ये 4 पॉसिबिलिटीज आपने ऊपर लिखी हुई है। इनमें से कौन सी वैल्यू यहाँ पर पुट की जाए कि 5 उसको डिवाइड कर दे। देखिए, अगर आप यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 - 1 तो 1 होता है, 5 1 को डिवाइड नहीं करता। 4 ले लेते हैं तो 4 - 1 3 आ जाएगा, 5 3 को डिवाइड नहीं करता। 8 ले लेते हैं तो 7 को डिवाइड नहीं करता 5। तो सिर्फ पॉसिबिलिटी ये है कि आप इसकी जगह 1 पिक कर लें। जब 1 - 1 होगा तो 0 होगा, तो 0 को तो 5 डिवाइड करता है। तो सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब है कि सीलो 5 सब ग्रुप्स की जो तादाद है वो सिर्फ एक है। यूनिक सीलो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और यूनिक का मतलब आपको पता है कि वो फिर नॉर्मल होगा। तो इसका मतलब है कि ऑर्डर 40 वाले ग्रुप का एक नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट कर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है, तो फिर वो सिंपल तो नहीं हो सकता। इसी तरह नेक्स्ट ये एक और एग्जांपल है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये सिंपल नहीं है। ये जो ग्रुप है जिसको ऑर्डर 40, सॉरी ये 40 तो यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये 200 बनता है क्योंकि 8 मल्टीप्लाइड बाय 25 लिखा हुआ है ना, तो ये 200 बनता है। तो इसको भी आप उसी तरह प्रीवियस एग्जांपल की तरह प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी एक नॉन सिंपल ग्रुप है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। तो ये सीलोस थ्योरी से कुछ रिजल्ट्स थे, ये हमने पढ़ लिए।
तो तकरीबन हमारा ग्रुप थ्योरी का जो कोर्स है वो आज मुकम्मल हुआ है। लेकिन उसमें कुछ चीजें, एक टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह एक लेक्चर और बना के ना, तो आज की तरह वो मुख्तसर सा लेक्चर होगा 10-15 मिनट का, तो वो इंशाल्लाह कल होगा। तो कल हमारा ये लास्ट लेक्चर होगा, 25वां लेक्चर।